जय श्री कृष्णा। आर के विज्ञान पीजी पुलिस महाविद्यालय के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में मैं गिरिराज सिंह आडिया आप सभी छात्र छात्राओं का अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि महाविद्यालय के द्वारा ऑनलाइन क्लासेज रेगुलर चल रही है, इसलिए सभी छात्र विशेष रूप से ध्यान देकर इन ऑनलाइन क्लासेज ऑनलाइन स्टडी पर विशेष ध्यान दें। सेल बायोलॉजी यानी कि बीएससी फर्स्ट ईयर का जो पेपर हमारा चल रहा था, बीएससी फर्स्ट ईयर बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर पेपर जो चल रहा था, फर्स्ट पेपर चल रहा था, उसका नाम था सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स और प्लांट ब्यूटी। ये पेपर हमारा चल रहा था। इस पेपर में हमने विशेष रूप से यूनिट फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ रहे हैं और फर्स्ट यूनिट में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो क्रोमोसोमल ऑपरेशंस वाला टॉपिक चल रहा था। क्रोमोसोमल ऑपरेशंस ये टॉपिक चल रहा था। ठीक है, पहली चीज तो आपको क्या ध्यान देनी है, ऑपरेशन क्या होता है। गुणसूत्र असामान्यताएं, जैसा कि आपको बता दिया था पहले, गुणसूत्र असामान्यताएं क्या होती है। गुणसूत्रों की संरचना में उसमें उनकी जीन में या हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइडों के क्रम में जो परिवर्तन हो जाता है उसे हम एब्रेशंस या असामान्यताएं कहते हैं। अब क्रोमोसोमल एब्रेशंस में हमारा जो पॉइंट चल रहा था वो चल रहा था पॉलीप्लॉइडी। ये हमारा टॉपिक यानी कि परबहुगुणिता, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। क्लियर? इसमें हमने जीडी कार्पेनचेंको के बारे में भी पढ़ लिया था। इसके बाद में आगे हम पढ़ेंगे, आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा एनीम्फोडी। एनीम्फोडी यानी कि अशुगुणिता, ये हमारा टॉपिक है। अशुगुणिता क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, अशुगुणिता पर्टिकुलर हम बता सकते हैं उसे कि कभी कभी लिख देते हैं हम अशुगुणिता को, कभी कभी कोशिका विभाजन में कभी कभी कोशिका विभाजन में होने वाले गुणसूत्रीय पृथक्करण के समय
अवियोजन हो जाता है, अवियोजन हो जाता है, अर्थात जिसके फलस्वरूप बनने वाली जिसके फलस्वरूप बनने वाली कोशिका में एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की कमी होती है। बनने वाली कोशिका में एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की संख्या में कमी होती है। यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कम होंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे? वो कम होते हैं। एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की संख्या में कमी होनी, इसे हम बोलते हैं एन्यूक्लोडी, असुगुणिता। यह आपको ध्यान देना है। अब टाइप ऑफ असुगुणिता यानी कि एन्यूक्लोडी, ये आपको कभी कभी कोशिका विभाजन में होने वाले गुणसूत्रीय पृथक्करण के समय अवियोजन हो जाता है, मतलब वो वियोजित नहीं हो पाते हैं, अवियोजन हो जाता है, जिस कारण से जिसके फलस्वरूप बनने वाली कोशिका में एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की संख्या में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो इस कमी को हम क्या बोलते हैं? एन्यूक्लोडी। या आपको ध्यान देना है, एन्यूक्लोडी हमारा डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में आगे चले हम लोग एन्यूक्लोडी। तो टाइप्स ऑफ एन्यूक्लोडी। एन्यूक्लोडी क्या होता है? टाइप्स ऑफ एन्यूक्लोडी, यानी कि हम बता सकते हैं इसको कि असुगुणिता के प्रकार। तो ध्यान दें, असुगुणिता दो प्रकार की होती है। एक तो होती है हाइपोप्लॉइडी, और एक होती है हाइपरप्लॉइडी, यानी कि हम कह सकते हैं अधोगुणिता। हिंदी में बोलते हैं अधोगुणिता, और इसे कहते हैं अधिगुणिता। अधोगुणिता, अधिगुणिता, ये आपको ध्यान देना है। देखिए भाई, इसमें क्या है, मैं पर्टिकुलर आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर हाइपोप्लॉइडी से मतलब होता है अधोगुणिता, अधोगुणिता से मतलब होता है एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की संख्या में कमी। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज को, एक या एक से अधिक, मोर देन एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की संख्या में कमी। क्या आपको ध्यान रखना है? एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की कमी, गुणसूत्रों की संख्या में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो उसे क्या बोलोगे? हाइप्लॉइडी। और हाइपरप्लॉइडी, इसमें क्या आ जाएगा आपका? एक या एक से अधिक गुणसूत्र की अधिकता, एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि, या अधिकता बोल सकते हैं इसे, अधिक। तो एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की संख्या में अधिकता हो जाती है, या एक से अधिक गुणसूत्र बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये दोनों परिभाषाएं आपकी हो गई है। या तो गुणसूत्रों की कमी हो जाएगी, कमी से मतलब क्या हो जाएगा?
कमी से मतलब होगा जिसमें आपको 2n-1 फर्स्ट स्टेप को हम समझते हैं 2n-1, तो यहाँ एक गुणसूत्र की कमी होगी तो मोनोसोमी आपको जानना है। मोनोसोमी से मतलब क्या होगा, एक गुणसूत्र की कमी होना, यानी कि जैसे मान लो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, यहाँ एक कम कर दो 45, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोप्लॉइडी। क्लियर? आप इसे ध्यान दें चीजों पर। अधिगुणिता, देखो हाइपोप्लॉइडी से मतलब क्या होगा, यानी कि 2n-1, तो क्या हो जाएगा 2n-1 से मतलब क्या हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मनुष्य में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 और 46 में से आप एक कम कर दो यानी कि 45, तो ये क्या हो गया है, हाइपोप्लॉइडी यानी कि अधिगुणिता या अधोगुणिता सॉरी। अब अधिगुणिता में क्या होगा, इसमें आपको क्या करना है, एक या एक से अधिक गुणसूत्र में आपको वृद्धि करवानी है, तो 2n+1 यानी कि 2n+1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या 46+1 47। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल जैसे मान लो 2n बराबर 14, तो यहाँ पर 14 हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, हाइपरप्लॉइडी में यानी कि अधिगुणिता में क्या करना है, बढ़ाना है। एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि करनी है, एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि करनी है, तो क्या हो जाएगा +1, 2 गुणसूत्र बढ़ा दो या 3 बढ़ा दो या 1 बढ़ा दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 16। तो ये आपको ध्यान रखना है, गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि होना, कमी होना, ये सारी चीजें आपकी यहाँ क्लियर हो रही है। तो कमी किसमें होगी, कमी होगी तो उसे तो हाइपोप्लॉइडी कहेंगे, अधोगुणिता कहेंगे, और जिसमें अधिकता होगी, एक या एक से अधिक गुणसूत्र बढ़ेंगे, अधिगुणिता कहेंगे उसे, यानी कि हाइपरप्लॉइडी। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें अब गुणसूत्रों, ये आपका नंबर और यानी कि क्या हो गया पॉइंट आपका, ये आपका हो गया चेंजेस यानी कि न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम। न्यूमेरिकल चेंजेस ऑफ क्रोमोसोम आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में आपको स्ट्रक्चर चेंज इन क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ लिख देते हैं स्ट्रक्चर चेंज ऑफ क्रोमोसोम, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। सेकेंड, देखिए भाई इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन हो जाता है और गुणसूत्रों का जो नेचर होता है, उनका मूल व्यवहार है वो बदल जाता है। इसमें परिभाषा क्या देंगे, गुणसूत्रों की मूल संरचना में या मूल रचना में परिवर्तन होने से उनकी प्रकृति, उनका जो नेचर होता है, उनकी प्रकृति बदल जाती है या परिवर्तित हो जाती है, उसे क्या कहेंगे, उसे हम बोलते हैं गुणसूत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन, स्ट्रक्चर चेंज ऑफ क्रोमोसोम। यह आपको ध्यान देना है। अब ये 4 प्रकार से होता है, यानी कि आप लिखोगे इसमें 4 प्रकार से, 4 प्रकार से है ये, टाइप्स ऑफ 4। अब 4 टाइप्स में क्या आ जाएगा, सबसे पहले पहला पॉइंट है डिलेशन। डिलेशन इसे बोलते हैं विलोपन, डिलेशन
डिलीशन विलोपन। दूसरा है इन्वर्शियन। इन्वर्शियन, इन्वर्शियन से मतलब क्या है? प्रतिलोमन। प्रतिलोमन। थर्ड पॉइंट है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन से मतलब होता है द्विगुणन। डुप्लीकेशन द्विगुणन। और ट्रांसलोकेशन स्थानांतरण। ट्रांसलोकेशन स्थानांतरण। देखिए भाई, पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है, इसमें गुणसूत्रों की रचना में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण उनका मूल व्यवहार या मूल प्रकृति जो होती है, उनका नेचर जो होता है वो चेंज हो जाता है। किसमें हो जाता है चेंज? इसमें। तो ये आपको ध्यान देना है। तो बात करें हम आगे, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डिलीशन यानी कि विलोपन। विलोपन क्या होता है? डिलीशन विलोपन। फर्स्ट पॉइंट है विलोपन। डिलीशन विलोपन, देखो गुणसूत्र के किसी भाग का टूटकर नष्ट हो जाना। गुणसूत्र के किसी भाग से मतलब है जीन, डीएनए खंड, गुणसूत्र के किसी भाग का टूटकर नष्ट होना। क्लियर? नष्ट होना या जिसे हम बोलते हैं हीनता, इसे क्या कहेंगे हम? डिलीशन। इसे विलोपन कहते हैं। ये आपको देखना है, ये इसकी परिभाषा होगी। यदि किसी गुणसूत्र के अंतस्थहीनता, अब देखो डिलीशन में दो टाइप्स हैं। एक तो आता है आपका टर्मिनल डिलीशन। टर्मिनल डिलीशन, इसको बोलते हैं शीर्षतहीनता या अंतस्थहीनता को अंतस्थहीनता। क्लियर? अंतस्थहीनता। दूसरा है इसमें इंटरस्टियल डिलीशन। यानी कि अंतराली या अंतराली यानी कि बीच में। इंटरस्टियल डिलीशन से मतलब क्या होता कि जैसे मान लो हम ए बी सी डी ई एफ और जी, ये हमारे पास को डीएनए है, ये डीएनए क्रोमोसोम है। अब ये क्रोमोसोम है तो यहाँ पर क्रोमोसोम में क्या हो जाएगा? जी वाला अगर पोर्शन हट जाता है, जी यहाँ जीन हट जाती है, या जीन जो ये गुणसूत्र है क्रोमोसोम है, इसका क्रोमोसोम का जी खंड जो है वो अलग हो जाता है, तो उसे क्या बोलोगे? टर्मिनल डिलीशन। अंतस्थहीनता, लास्ट वाला। अब मान लो यहाँ ए बी सी डी ई और एफ और जी, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम फिर आ गया। इस क्रोमोसोम में मान लो आप डी वाला जो खंड है वो हट जाता है, तो उसे आप क्या बोलोगे? इंटरस्टियल डिलीशन, यानी कि अंतराली या अंतराली जो हीनता कहेंगे हम। अंतराली विलोपन हो सकता है या अंतस्थहीनता विलोपन कह सकते, इसे अंतराली
विलोपन कहेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर बीच में से कोई खंड टूटता है, कोई सेगमेंट्स अगर डिलीशन होता है उसका, तो आप उस चीज को क्लियर करोगे। या दोनों प्रकार से आपको बताना है। अगर क्रोमोसोम या गुणसूत्र का अंतस्थ वाला भाग या लास्ट वाला पोर्शन हटता है, लास्ट वाला सेगमेंट्स अगर हटता है या फिर उसका डिलीशन होता है, तो आप उसे क्या कहोगे? इंटर या टर्मिनल डिलीशन कहोगे। टर्मिनल डिलीशन और टर्मिनल डिलीशन में आपको क्या बताना होगा कि लास्ट वाला जो पोर्शन होता है उसका, यानी कि क्रोमोसोम का जो लास्ट सेगमेंट्स होता है उसका डिलीशन होता है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें कि अंतराली डिलीशन से मतलब क्या होगा कि, यानी कि इंटरस्टिशियल डिलीशन से मतलब क्या है कि अगर क्रोमोसोम के बीच का कोई पोर्शन या बीच का कोई सेगमेंट्स अगर उसका डिलीशन होता है, तो आप उसे क्या बोलोगे? इंटरस्टिशियल डिलीशन। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं हम लोग। देखिए भाई, आगे चलते हैं हम। डिलीशन वाला हमारा पॉइंट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इन्वर्शन। दूसरा पॉइंट है इन्वर्शन। इन्वर्शन से मतलब क्या होगा? प्रतिलोमन। प्रतिलोमन, इन्वर्शन, प्रतिलोमन। देखिए भाई, जब डेफिनेशन, जब एक गुणसूत्र दो स्थानों पर टूट जाता है, जब एक गुणसूत्र दो स्थानों पर टूट जाता है, और अंतर्वेशी खंड यानी कि टर्मिनल और अंतर्वेशी खंड यानी कि शीर्षक खंड, टर्मिनल लिख सकते हैं इसको, टर्मिनल सेगमेंट कहोगे आप। प्रतिलोमित क्रम में यानी कि 180 डिग्री के कोण पे घूर्णन कर पुनः जुड़ जाता है। घूर्णन कर पुनः जुड़ जाता है। क्लियर? यानी कि क्या होगा यहाँ पर? जब एक गुणसूत्र दो स्थानों पर टूटकर, अब दो स्थानों से टूटा है, तो उसका अंतर्वेशी खंड या टर्मिनल खंड जो होता है वो प्रतिलोमित होकर 180 डिग्री घूर्णन पर पुनः आ जाता है, तो आप उसे इन्वर्शन कहोगे, प्रतिलोमन कहोगे। एग्जाम्पल अपन लेते हैं इसमें। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एक गुणसूत्र वन क्रोमोसोम पर जीन के अनुक्रम, एक गुणसूत्र में जीन के अनुक्रम A B C D E F G H I का परिवर्तन होकर A B D C E F G H I, यानी कि यहाँ पर बात क्या हुई? जैसे मान लो यहाँ क्रोमोसोम दे रहे हैं हम लोग, ये हमने एक क्रोमोसोम लिया, इस क्रोमोसोम में A B C D E F G H और I, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है। अब इसमें क्या करना है? हमारे को इन्वर्शन करना है, तो आप इसमें क्या कर दोगे? डी वाला, जैसे A B
डी, ए बी डी, सी के बाद में जाएगा डी, ई एफ जी एच आई। यानी कि यहाँ पर ये जो डी वाला पोर्शन है यहाँ से हटा, अंतर्वेशी खंड टूटा और टूटकर वापस 180 डिग्री के कोण पर घूमकर वापस जो है वापस सी की जगह आ गया। तो यहाँ क्या हो गया, ये इन्वर्शन, प्रतिलोमन, यह आपको ध्यान देना है। अब ये दो प्रकार से होता है, आपको ध्यान रखना है, दो टाइप्स ऑफ या टाइप्स ऑफ इन्वर्शन। देखिए भाई, टाइप ऑफ इन्वर्शन में क्या बताना है हम लोगों को, टाइप्स ऑफ इन्वर्शन, तो पेरीसेंट्रल, पेरीसेंट्रल और पैरासेंट्रल, पैरासेंट्रल इन्वर्शन। दो टाइप से हैं प्रतिलोमन इन्वर्शन, दो प्रकार से हो गया। पेरीसेंट्रल, जिसे हिंदी में कहते हैं परिकेंद्री, हिंदी में क्या कहते हैं, परिकेंद्री। और दूसरा आ जाता है इसमें पराकेंद्री। यानी कि पेरीसेंट्रल इन्वर्शन परिकेंद्री, इसमें प्रतिलोमित खंड में गुणसूत्र बिंदु उपस्थित होता है। देखो यहाँ पर दो चीज यहाँ क्लियर हुई है, टाइप्स ऑफ इन्वर्शन में, टाइप ऑफ इन्वर्शन में देखिए पेरीसेंट्रल हम पढ़ रहे हैं। पेरीसेंट्रल में क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर हमने एक क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बनाई है, सिंपल वे में समझने के लिए ये। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लो आप इसमें इन्वर्शन कर रहे हो, इन्वर्शन जैसे आपने इसमें कर दिया, तो यहाँ पर ए बी डी ई एफ जी एच सी, सी ई एफ जी एच आई। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इन्वर्शन हुआ। तो यहाँ पर जैसे मान लो सेंट्रोमियर है, ठीक है, और यहाँ पर प्रतिलोमित अंदर, यानी कि यहाँ पर आपका सेंट्रोमियर होगा इसमें पेरीसेंट्रल में। और पैरासेंट्रल में क्या होगा, ये की पोर्शन हो जाएगा, तो सेंट्रोमियर आपका बाहर की तरफ होगा, आउटर होगा सेंट्रोमियर। यह आपको ध्यान देना है, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पेरीसेंट्रल में आपको इन्वर्शन जो सेगमेंट्स है, जहाँ इन्वर्शन हुआ है वहां पर आपको सेंट्रोमियर शो करना है, और लास्ट में यहाँ पर आपको, और इसमें पैरासेंट्रल में आपको क्या करना है कि यहाँ पर प्रतिलोमित खंड के बाहर, यानी कि सी पर, सी ई एफ यहाँ शो कर सकते हो आप, ठीक है ना, प्रतिलोमित खंड के बाहर होना चाहिए। जैसे कि डायग्राम इसका ये हो गया पैरासेंट्रल में, और पेरीसेंट्रल में ये वाला हो जाएगा, यानी कि सेंट्रोमियर शो करता है, सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या है। तो अगर आपको जैसे इसमें एग्जाम में भी जैसे मान लो डायग्राम दे देते हैं, डायग्राम देकर आपको पूछ लेते हैं कि इसमें किस प्रकार का इन्वर्शन है, टाइप ऑफ इन्वर्शन है, तो पेरीसेंट्रल में आपको ध्यान रखना है प्रतिलोमित खंड के अंदर है ना, और उसमें क्या हो जाएगा आपका बाहर सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, या आपको ध्यान देना। अब आप डिप्लीकेशन, अगला पॉइंट आता है हमारा थर्ड पॉइंट, द्विगुणन। द्विगुणन से मतलब होता है डबल, यानी कि अगर एक ही गुणसूत्र में उसी परिभाषा, एक ही गुणसूत्र में, एक ही गुणसूत्र में उसी के एक भाग, उसी के
एक भाग उसी के एक भाग के समान अनुक्रम वाला खंड पुनः पाया जाता है। अनुक्रम वाला खंड पुनः पाया जाता है। तो वो क्या हो जाएगा? डुप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लें, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब यहाँ क्या हो जाएगा? मान लो सेंट्रोमियर है, तो यहाँ दूसरी पोजीशन में क्या होगा? पुनः डुप्लीकेशन बताना है ना, तो यहाँ डुप्लीकेशन, तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नेक्स्ट इसमें क्या देखेंगे? ए बी सी डी ई डी एफ जी एच, मतलब डबल बार, कोई भी सेगमेंट्स डबल बार रिपीट हो रहा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? डुप्लीकेशन। यह हमारा डुप्लीकेशन से रिलेटेड है। ट्रांसलोकेशन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। देखिए, जो भी पॉइंट्स यहाँ क्लियर हो रहे हैं, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखोगे वो चीज़ आपकी समझ में नहीं बैठेगा, वो टॉपिक आपके लिए नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट इसमें अगर बात करें ट्रांसलोकेशन, देखिए भाई, ट्रांसलोकेशन क्या होता है? स्थानांतरण। स्थानांतरण में क्या देखना है? जब एक गुणसूत्र के कई भाग अलग होकर जब एक गुणसूत्र के कई भाग अलग होकर अन्य असमजात गुणसूत्र, होमोलोगस क्रोमोसोम, अन्य असमजात गुणसूत्र के साथ जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, इसे ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण कहते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसलोकेशन, फर्स्ट आर यूनिलैटरल ट्रांसलोकेशन। दूसरा आता है इसमें, दूसरा है बाइलैटरल ट्रांसलोकेशन। दो है, ठीक है ना। एक तो होता है आपका एक पार्श्विक स्थानांतरण, हिंदी में बोल रहे हैं इसको, और द्विपार्श्विक स्थानांतरण। ये दो प्रकार से हैं। क्लियर? दो चीज यहाँ क्लियर हुई है। यूनिलैटरल एक पार्श्विक स्थानांतरण और बाइलैटरल में द्विपार्श्विक स्थानांतरण।
देखिए, जब केवल एक ही गुणसूत्र का कोई खंड दूसरे के साथ जुड़ता है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनिलेटरल में आपको ध्यान रखना है कि जब केवल एक ही गुणसूत्र का कोई खंड दूसरे के साथ जुड़ता है, एक ही खंड, यहाँ सेगमेंट्स ऑफ वन, एक खंड, जब केवल एक ही गुणसूत्र का कोई खंड दूसरे के साथ जुड़ता है, ठीक है। बाइलेटरल में क्या हो जाएगा, दो असमजात, यहां ध्यान रखोगे होमोलॉगस क्रोमोसोम होने चाहिए, इसमें तो समजात गुणसूत्र में ऐसा होगा, और असमजात गुणसूत्र में, असमजात से मतलब क्या, तो यहाँ क्या हो जाएगा, असमजात गुणसूत्रों के खंडों के बीच आदान प्रदान होता है, यानी कि असमजात गुणसूत्रों के खंडों के बीच आदान प्रदान, यह आपको ध्यान रखना। जैसे असमजात में क्या है, मान लो एक क्रोमोसोम आपके पास ये है, ए बी सी डी ई एफ और जी, और यहाँ पर दूसरा असमजात कौन सा होगा, जैसे मान लो ये वाला है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ये क्या हो जाएंगे, ये आपके असमजात गुणसूत्र हो गए हैं। तो अब जैसे मान लो यहाँ पर ए बी, ये इसको समझो आप असमजात में, बाइलेटरल में बता दो, बाइलेटरल में दो या एक या एक से अधिक बता सकते हो आप सेगमेंट्स, क्रोमोसोम में एक या एक से अधिक सेगमेंट्स बता सकते हो। उसको समझने के लिए हम क्या समझेंगे, आपने दो क्रोमोसोम ले लिए, इधर जाके आप बोर्ड की तरफ, उस चीज को बिल्कुल आप बारीकी से समझना, ए बी सी डी ई एफ जी, ये क्रोमोसोम हो गया, एक नीचे वाला क्रोमोसोम हो गया, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, यानी कि असमजात गुणसूत्र है, होमोलोगस क्रोमोसोम तो क्या सेम होते हैं, पर यहाँ आपके असमजात नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे मान लो यहाँ अपन सीक्वेंस इसमें चेंज करेंगे, ये लो एक क्रोमोसोम ये ले लिया, एक क्रोमोसोम ये ले लिया, अब देखो खंडों का आदान प्रदान करना है, यहाँ पर सेगमेंट्स अल्टरनेट हो रहे हैं यहाँ, तो जैसे पी क्यू सी डी ई एफ जी, इसी प्रकार ए बी आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ये आप देख सकते हो इसमें चेंजेस ये हो, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर ए बी की जगह, यहाँ ए बी की जगह पी क्यू आ गया, पी क्यू की जगह ए बी आ गया, तो ये हो जाएगा आपका बाइलेटरल। अब यूनिलेटरल में आपको क्या करना है, एक तो समजात गुणसूत्र होना चाहिए, ये हमने ए बी सी डी ई एफ जी एच, एक तो ये हो गया हमारे पास, एक हमारे पास दूसरा क्रोमोसोम जो है वो है ए बी सी डी, या डी के बाद ई एफ ई डी एफ जी एच, ऐसे मान लो। तो यहाँ ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, समझा, ए बी सी डी, इसमें भी ए बी सी डी, पर यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर ट्रांसलोकेशन किसका हुआ है, देखिए ट्रांसलोकेशन डी वाले का हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। तो कोई भी डीएनए खंड जो होता है, सेगमेंट्स ऑफ डीएनए जो होते हैं, सेगमेंट्स ऑफ जो होते हैं वो हमारे को, ये हमारा ट्रांसलोकेशन हो गया है। अब आगे बात करें, हम टॉपिक पे चलेंगे। देखिए, इस प्रकार हमारी जो सेल बायोलॉजी है
उसमें फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब जो नेक्स्ट जो यूनिट है वो है यूनिट थर्ड। इसमें हम जेनेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक हमारे क्लियर होंगे, जिसमें ग्रेगर जॉन मेंडल, उसकी हिस्ट्री वगैरह, उसकी हाइब्रिडाइजेशन, उनकी क्रॉस, ये सारी चीज़ें हम यहाँ क्लियर करेंगे। देखिए भाई, जेनेटिक्स क्या है, सबसे पहले पॉइंट डाल देते हैं या जेनेटिक्स इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स इनहेरिटेंस, ये पॉइंट है हमारा। यूनिट थर्ड है, या आप इसे ध्यान दोगे, यूनिट थर्ड है। देखिए, जेनेटिक्स इनहेरिटेंस ये आनुवांशिकी है। जेनेटिक्स का मतलब आनुवांशिकी है। तो सबसे पहले इसकी जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हम हिस्ट्री ऑफ मेंडल, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम कैसे बना, उन्होंने किस पौधे पर प्रयोग किए, उस पौधे की 7 विक्रियाशील करैक्टर कौन से होते हैं, एक क्रॉस, द्विक्रॉस, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, ठीक है। इसके बाद में इससे आगे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, ये सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें मेंडल की बात करते हैं, तो मेंडल की जीवनी या लाइफ हिस्ट्री के बारे में भी हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक में। अब सबसे पहले जेनेटिक्स आनुवंशिकी क्या होती है, यानी कि इसके अंदर विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। वेरिएशन और जो है हेरिडिटी का अध्ययन किया जाता है, या स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, द कार्ड ऑफ जेनेटिक्स। तो ध्यान रखोगे, आनुवंशिकी क्या होती है, जेनेटिक्स क्या होती है, उसके बारे में इसकी डेफिनेशन पढ़ लेंगे हम लोग। तो आपको ध्यान रखना है ना कि आनुवंशिकता, हेरिडिटी व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। कि विज्ञान की वह शाखा व ब्रांच जिसके अंदर हम आनुवंशिकता और उसकी वेरिएशन, विभिन्नताओं का अगर अध्ययन किया जाता है तो उसे हम जेनेटिक्स आनुवंशिक कहते हैं। दूसरा आता है हेरिडिटी, आनुवंशिकता। दूसरा पॉइंट है आनुवंशिकता क्या होती है। आनुवंशिकता से मतलब होता है जनकों से संतति में लक्षणों का संचरण, यानी कि हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होती है कि जनकों से लक्षणों का संचरण होना, यानी कि जनकों से संतति में लक्षणों के संचरण को, यह आपको ध्यान रखना है। जनकों से संतति, जो डॉटर संतति में ट्रांसमिशन, जनकों से संतति में लक्षणों के संचरण, ट्रांसमिशन, संचरण को क्या कहेंगे, हेरिडिटी। तो हेरिडिटी आपको ध्यान रखना है कि जनकों से जो पैरेंटल जनरेशन होती है, जो पेरेंट सेल्स होती है, उससे डॉटर सेल्स के अंदर जो भी कैरेक्टर फ्लो होते हैं, जो भी कैरेक्टर या आनुवंशिक लक्षणों का जो संचरण होता है, उसे हम आनुवंशिकता कहते हैं। अब हेरिडिटी कैरेक्टर, आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं,
ये आपको देखना है आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं। तो वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, संचरित होते हैं। यानी कि जेनेटिक्स कैरेक्टर से मतलब होता है कि वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उसे हम जेनेटिक्स कैरेक्टर आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आनुवांशिक लक्षण से मतलब हो गया कि वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, यानी कि पेरेंटल जनरेशन से फ्लो होते हैं, पेरेंट सेल्स हैं वो डॉटर सेल्स में जाते हैं, तो वो आ गए हमारे जेनेटिक्स कैरेक्टर। तो ये आपको ध्यान रखना है। आनुवांशिक लक्षण हमारे कंप्लीट हो गए। अब फादर ऑफ जेनेटिक्स, अब हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करें फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। इसी प्रकार सबसे पहले आनुवांशिक शब्द सबसे पहले आनुवांशिक शब्द का प्रयोग किया डब्ल्यू बेटसन। ये आपको ध्यान रखना है। डब्ल्यू बेटसन, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बेटसन। ये आपको ध्यान देना है। देखिए फादर ऑफ जेनेटिक्स 1905 में सबसे पहले बेटसन ने इस शब्द का यूज किया था, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। आपको ध्यान रखना है, कई बार कंफ्यूज कर देते हैं यहाँ पर। जॉन मेंडल उनका स्टार्टिंग नेम था, उसके बाद में उन्हें ग्रेगर 1900 में उनको ग्रेगर की उपाधि दी गई थी। तो वो आपको ध्यान रखना है, ग्रेगर जॉन मेंडल बाद में थे, ठीक है। यानी सन 1900 में ग्रेगर पदवी से उन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। जॉन मेंडल पहले उनका नाम था। और दूसरा, कई बार जब नाम कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे ग्रेगर बीच में दे देते हैं, जॉन पहले दे देते हैं, तो स्टार्टिंग में आपको ध्यान रखना है ग्रेगर जॉन मेंडल। हमेशा जो भी पदवी जो उपाधि दी जाती है वो स्टार्टिंग में आती है, कभी बीच में नहीं आती है। यह आपको क्लियर ध्यान रखना है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल आप बताओगे उस चीज को। दूसरी चीज, सबसे पहले आनुवांशिक शब्द का प्रयोग डब्ल्यू बेटसन ने किया था 1905 में, सन 1905 में आनुवांशिक शब्द का फर्स्ट बार यूज हुआ था। दूसरा, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स की बात करें तो डब्ल्यू बेटसन ही थे, आधुनिक आनुवांशिकी के पिता। मॉडर्न जेनेटिक्स से मतलब क्या है? आधुनिक आनुवांशिकी के पिता। आगे बात करें द लाइफ हिस्ट्री ऑफ मेंडल। देखिए इसके बाद में अगर चर्चा की जाए, बात की जाए, तो ये फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, इसकी हिस्ट्री अपन। तो अगला टॉपिक जो है द लाइफ हिस्ट्री। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ मेंडल। लाइफ हिस्ट्री ऑफ मेंडल ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ मेंडल की बात की जाएगी अब यहाँ, कि मेंडल क्या थे, मेंडल का जीवन इतिहास क्या था। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें हम लोग
टू लाइफ स्टोरी ऑफ मेंडल, ये हमारा पॉइंट है। ठीक है भाई, इसके बाद में अपन बात करें, देखो मेंडल का जन्म जो हुआ था, जन्म 1822 1822 में, डेथ कब हुई थी, मृत्यु 1884 यानी कि 1884 में। ठीक है, इसके बाद में स्थान जहां उनका जन्म हुआ था उस स्थान का नाम क्या था, हीजनडॉर्फ, मोराविया गांव, मोराविया विलेज का नाम क्या है, मोराविया गांव, मोराविया क्या है, विलेज, मोराविया गांव, हीजनडॉर्फ, मोराविया गांव, ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर में हुआ था, जिसका जो आधुनिक नाम चेलोवस्किया, आधुनिक नाम मॉडर्न जो चेलोस्लोवाकिया, यह आपको ध्यान रखना है। तो मेंडल का जो जन्म हुआ था वो 1822 1822, मृत्यु उनकी डेथ हुई थी 1884, स्थान हीजनडॉर्फ, मोराविया गांव, ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर, चेलोस्लोवाकिया, यह आपको ध्यान रखना है, ये मॉडर्न नाम है। ब्रुन शहर का आधुनिक नाम जो है चेलोवास्किया, आधुनिक नाम ब्रुन शहर का है, ध्यान रखना। ब्रुन शहर जो है सिटी कौन सी थी, ब्रुन, तो उसका नाम चेलोस्लोवाकिया जो है वो मॉडर्न नाम हो गया है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें, इन्होंने क्या किया था, मटर के पालक पर प्रयोग किया था। इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो किस पर था, पाइसम सटाइवम, मटर, उद्यान मटर भी हम इसे बोलते हैं, पाइसम सटाइवम पर एक्सपेरिमेंट किया था, और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट 1865 में इन्होंने अपने जो प्रयोग थे वो कहाँ दिए थे, ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरलिस्ट थी। ब्रुन किस सोसाइटी थी, ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, यह आपको ध्यान रखना है 1865 में। तो आपको ध्यान रखना है क्या क्या हुआ था। देखिए, सबसे पहले मेंडल ने पाइसम सटाइवम, जिसे मटर कहते हैं, उद्यान मटर के ऊपर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। दूसरी चीज, सारी चीजें आपकी क्लियर हो रही है, हिस्ट्री में आपको बिल्कुल सारी चीजें 1822 उनका जन्म हुआ था, 1885 1884 डेथ हुई थी, गांव मोराविया, ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर, चेलोस्लोवाकिया, प्रेजेंट नेम, ये सारी चीजें क्लियर है। दूसरा एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, पाइसम सटाइवम पर किया था। तीसरी चीज 1865 में 1865 में उन्होंने अपनी जो एक्सपेरिमेंट थे वहाँ कहाँ रखे थे, ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरलिस्ट थे, वहाँ पर अपने उससे जो मटर के ऊपर उन्होंने पाइसम सटाइवम के ऊपर जो प्रयोग किए थे वो सारे के सारे प्रयोग उन्होंने रखे थे, अपने सुपुर्द किए थे। इसके बाद में एनुअल जो इनका यानी कि इनकी जो मैगजीन थी उसका नाम था, सोसाइटी की वार्षिक जो थी एनुअल मैगजीन थी इनकी, तो वो थी, उसका शीर्षक क्या था, द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, पादप संकरण के प्रयोग।
पादप संकरण के प्रयोग, ये उनका क्या था शीर्षक। यह आपको ध्यान रखना है, एनुअल मैगजीन थी और उसमें पादप संकरण के प्रयोग वो उस मैगजीन का मेन शीर्षक था। ठीक है, वार्षिक पत्रिका, एनुअल मैगजीन से मतलब होती है वार्षिक, मंथली मैगजीन नहीं होती है, एनुअल मैगजीन थी और उसका जो शीर्षक था, ऑब्जेक्ट था, हम ये कह सकते हैं वो था पादप संकरण, यानी कि एक्सपेरिमेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्लांट्स, या हम कह सकते हैं कि शीर्षक एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब मेंडल के नियमों की पुनः खोज, यानी कि री एक्सपेरिमेंट जब हुआ था उनका, रीडिस्कवरी हुई थी, रीडिस्कवरी तो वो हुई थी 19 में, सन 1900 में। आपको ध्यान रखना, मेंडलवाद की पुनः खोज, मेंडल या मेंडलिज्म, मेंडलिज्म क्या होता है, मेंडल के एक्सपेरिमेंट, मेंडलवाद की पुनः खोज, रीडिस्कवरी कब हुई थी, सन 1900। ये आपको ध्यान रखना है। ये स्टोरी ऑफ हिस्ट्री ऑफ इतिहास पढ़ रहे हैं हम मेंडल का, तो ध्यान देना है। मेंडलिज्म से मतलब होता है मेंडल के प्रयोग, उसे मेंडलिज्म कहते हैं। तो मेंडलिज्म की रीडिस्कवरी कब हुई थी, 19 में, सन 1900 में उनको उनके प्रयोगों को पुनः खोज हुई थी। और उसमें पुनः खोज में कौन थे, एक तो हुंगो डी व्रीज हॉलैंड, कॉल कोरेंस, एरिक वान शेरमैक, हॉलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रिया। आपको ध्यान रखना है, हुंगो डी व्रीज, कॉल कोरेंस और एरिक वान शेरमैक, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के नियमों को पुनः खोजा। कौन कौन से थे, तो हुंगो डी व्रीज कहाँ के थे, हॉलैंड के, ठीक है, कॉल कोरेंस कहाँ के थे, जर्मनी, और एरिक वान शेरमैक वो कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के। ये आपको जानना है, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने रीडिस्कवरी ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें, ये तो हुई इसकी ट्री के बारे में। अब इसके पहले हर्बेशियस पौधे के ऊपर भी इनके प्रयोग हुए थे, हाइरेशियम प्लांट्स के ऊपर भी मेंडल से पहले खोज हो गई थी। गार्टनर, कोल्यूटर, ग्रॉस, नोडिन, ये साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने पहले खोज की थी, किसके, यानी कि 18 मेंडल के जन्म के पहले 1822 से पहले भी जो है हाइरेशियम प्लांट के ऊपर जो है पादप संकरण के प्रयोग किए गए थे, एक्सपेरिमेंट किए गए थे, परंतु उनको क्या सहायता सफलता वो सक्सेस नहीं हो पाए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मेंडल से पहले या मेंडल से पहले भी हाइरेशियम प्लांट्स के ऊपर प्रयोग किया गया था, और उसका प्रयोग किया था ग्रॉस, नोडिन, गार्टनर, कोल्यूटर। ये कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने हाइरेशियम प्लांट पर मेंडल से पहले भी प्रयोग किया था, परंतु वो सक्सेस नहीं हो पाए थे, ठीक है। इसके बाद में स्ट्री चल रही है इसका मेंडल का प्रयोग, आपको ध्यान रखना है पाइसम सेटाइलम मटर पे, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या कारण था कि मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था? एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल या रीजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल
ध्यान देते हैं। एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल, ये टॉपिक है हमारा। एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल यानी कि मेंडल का प्रयोग। अब मेंडल का प्रयोग किसमें था? मटर पे था, यानी कि पाइसम सेटाइनम। अब मटर पे उनका प्रयोग हुआ था, वो क्यों हुआ था, उसका क्या रीजन था कि मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया? तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, छोटा आकार होने के कारण वो जगह कम लेता है। छोटा आकार होने के कारण जगह कम लेता है। छोटा आकार होने के कारण क्या, जगह वो कम लेता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं।